मार्च 1995 की एक सुबह पोर्तो रिको के कानोवानास कस्बे में एक किसान जब अपने भेड़ बाड़े का दरवाजा खोलता है तो अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। 8 की 8 भेड़ें जमीन पर पड़ी हैं। हर एक की छाती पर ठीक एक जैसी ऊंचाई पर 2 बेहद बारीक छेद हैं, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर से भी कम है। और उन जानवरों के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची। फिर अगले 5 महीनों तक आसपास के खेतों से एक के बाद एक यही खबरें आने लगती हैं। बकरियां, मुर्गियां, पालतू कुत्ते हर बार एक जैसी हालत में मिलते हैं, शरीर पूरी तरह सलामत मगर 3 छेद और अंदर से पूरी तरह खाली। अगस्त तक आते आते उस पूरे इलाके में 150 से ज्यादा पशु इसी तरह मारे जा चुके होते हैं, जो पूरे कस्बे के साल भर के पालतू जानवरों के बराबर है। मेयर खुद टीम लेकर जंगल की तलाशी लेता है, मगर न कोई पैरों के निशान मिलते हैं, न बाल, न खून का कोई सुराग। जैसे कोई अदृश्य चीज रात के अंधेरे में आती है और जानवरों की जान चूस कर गायब हो जाती है। और तभी एक औरत सामने आती है जिसका नाम मादलीन टोरेंटिनो है और उसका घर ठीक उसी जगह के पास है जहां पहली घटना हुई थी। वो जो बयान देती है वो इतना डरावना और बारीक होता है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। वो बताती है कि वो जीव 2 पैरों पर चलता है, कद करीब 5 फीट है, त्वचा राख जैसी स्लेटी है, सिर अंडाकार है, आंखें खून जैसी लाल हैं, पीठ पर हड्डी के कांटों की एक कतार है, हाथ पैर बहुत पतले और लंबे हैं और घुटने कंगारू की तरह उल्टी दिशा में मुड़ते हैं। और आखिर में वो एक ऐसी बात जोड़ती है जो सुनने वालों की रूह कंपा देती है कि उस जीव के शरीर में मलद्वार तक नहीं है। एक स्थानीय यूएफओ शौकीन उसके बयान के आधार पर एक स्केच बनाता है जो अखबार में छपता है, और रेडियो पर एक कॉमेडियन उस स्केच को देखकर मजाक में उसे एक नाम दे देता है, चुपाकाब्रा, यानी बकरी का खून चूसने वाला। और यही नाम फिर उस दौर के सबसे बड़े लातिन अमेरिकी टीवी शो तक पहुंच जाता है जिसे स्पेनिश भाषी हर देश में देखा जाता था। उस एपिसोड के प्रसारण के बाद मैक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील हर जगह से किसान फोन करके बिल्कुल वैसी ही घटनाओं की शिकायत करने लगते हैं। और इत्तेफाक से यही वो साल था जब इंटरनेट पहली बार आम लोगों तक पहुंचा, तो चुपाकाब्रा उन शुरुआती अफवाहों में शामिल हो जाता है जो स्पेनिश भाषी फोरम पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं। फिर हजारों किलोमीटर दूर चिली के एक खनन शहर में अगले 2 साल में 100 के करीब पशु इसी तरह मरते मिलते हैं। रूस और फिलीपीन से भी वैसी ही खबरें आने लगती हैं और साल के अंत तक अकेले पोर्तो रिको में 200 से ज्यादा आधिकारिक गवाही दर्ज हो चुकी होती है। और हैरानी की बात यह है कि हर एक गवाही उसी एक स्केच और उसी एक औरत के बयान तक जाकर रुकती है। सालों बाद वैज्ञानिक बेंजामिन रैडफर्ड इस पूरे मामले की जांच में 5 साल लगाता है। वो पोर्तो रिको के कोने कोने में जाता है और आखिरकार 10 साल बाद पहली बार खुद टोरेंटिनो से आमने सामने बात करता है। बातचीत के बीच में वो एक सवाल पूछता है कि क्या उसने उस गर्मी में स्पीशीज नाम की कोई फिल्म देखी थी, और टोरेंटिनो बिना झिझक जवाब देती है कि हाँ, देखी थी, और उसमें जो जीव था वो हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उसने बताया था। स्पीशीज 1995 की एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जो अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई थी। और उस फिल्म का एलियन 2 पैरों पर चलता था, त्वचा स्लेटी थी, सिर अंडाकार था, आंखें लाल थीं, पीठ पर कांटे थे, हाथ पैर पतले थे, लगभग इंसानी आकार का। मगर पोर्तो रिको में उस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 जुलाई 1995 थी, जो टोरेंटिनो के बयान देने से पूरा 1 महीना पहले की बात है। रैडफर्ड अपनी किताब में लिखता है कि टोरेंटिनो ने खुद उसे बताया था कि उस वक्त उसे यही लगा था कि फिल्म में जो हो रहा है वही असल में पोर्तो रिको में घट रहा है। और रैडफर्ड का मानना है कि पूरे चुपाकाब्रा मिथक की तस्वीर उसी एक स्केच से निकली जो एक बुरी फिल्म के एलियन की नकल पर आधारित थी। मगर वो ये नहीं समझा पाया कि आखिर वो जानवर सच में जमीन पर मरे हुए क्यों मिले। तो उसने पशु चिकित्सकों से मिलकर करीब 300 मामलों का दोबारा विश्लेषण किया और नतीजा ये निकला कि किसी भी जानवर के शरीर से जितना खून बहा वो सामान्य सीमा के अंदर ही था। घाव के निशान जंगली कुत्तों और शिकारी पक्षियों के हमले से पूरी तरह मेल खाते थे, और मौत के बाद खून शरीर के अंदर ही जम जाने से बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शरीर पूरी तरह खाली हो। मगर वो आज तक ये नहीं समझा पाया कि हर बार घटनास्थल इतना साफ सुथरा क्यों मिलता था। न कोई संघर्ष के निशान, न भगदड़ के निशान, जैसे जानवर खुद ही चुपचाप गिर गया हो, और हर बार शरीर पूरी तरह सही सलामत, बस अंदर से खोखला। फिर जून 2007 में टेक्सास के एक कस्बे में एक किसान फेलिक्स कैनियन को सीमा के पास एक अजीब सा जानवर का शव मिलता है। नीली स्लेटी त्वचा, पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं,
दांत बाहर की तरफ निकले हुए और अगले पैरों में सिर्फ 3 उंगलियां जो किसी भी पहचाने हुए जानवर से मेल नहीं खाती। वो सैंपल टेक्सास यूनिवर्सिटी भेजता है, जहां डीएनए जांच में पता चलता है कि ये एक कोयोट है, मगर वो मानने को तैयार नहीं होता। तो सैंपल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भेजता है और वहां का नतीजा बताता है कि ये मां की तरफ से कोयोट और पिता की तरफ से मैक्सिकन ग्रे वुल्फ का मिश्रण है, जिसे एक गंभीर त्वचा रोग हो गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर के सारे बाल झड़ गए। मगर फेलिक्स फिर भी कहता है कि मैं आज भी मानता हूं कि ये छुपाकाबरा ही है। वो उस शव को टैक्सीडमी करवाकर अपने घर में सजा देता है और 16,000 टी शर्ट छपवाकर इटली, इराक और गुआम तक बेच देता है। और यहीं से एक अजीब बदलाव होता है जो छुपाकाबरा पोर्तो रिको से निकला था। वो 2 पैरों पर चलने वाला सरीसृप जैसा इंसान के आकार का जीव था, पीठ पर कांटों वाला। मगर टेक्सास पहुंचते पहुंचते वही जीव 4 पैरों पर चलने वाला, बिना बालों वाला कुत्ते जैसा प्राणी बन जाता है, जो एक बहुत ही डरावने बीमार कुत्ते जैसा दिखता है। वैज्ञानिक अब इन दोनों को 2 अलग अलग चीजें मानते हैं, जिनका सिर्फ इत्तेफाक से एक ही नाम रह गया। पोर्तो रिको वाला असली रूप आज वहां लगभग गायब हो चुका है। वहां अब कोई नई गवाही सामने नहीं आती, मगर टेक्सास वाला रूप आज भी जिंदा है और लोग आज भी उसे देखने और ढूंढने निकलते हैं। टोरेंटिनो ने कहा था कि उस जीव के शरीर में मलद्वार तक नहीं था, मगर आधी दुनिया घूमने के बाद उस जीव के तो पैरों की गिनती तक बदल गई और आज भी कोई नहीं जानता कि रात के अंधेरे में असल में क्या घूम रहा था।